since we हाँ जी, since we are talking about SU2 and local gauge symmetry, तो उसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा अगर अल्फा पैरामीटर जो है जो पैरामीटराइजेशन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पेस कोऑर्डिनेट स्पेस टाइम, देन वी विल बी हैविंग लोकल गेज सिमेट्री। ठीक है, उसको हम यहाँ पे डील कर रहे हैं बेटा। इसमें नहीं आएगा ना, इसमें देखना पड़ेगा, वेट करिए बेटा। ओके इसमें हम ऑलरेडी काफी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम हमने बेटा डेरिवेशंस नहीं की थी, तो डेरिवेशन वाला पार्ट जितना भी है वो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम आपके पास जो फील्ड है, सिंस गेज फील्ड जो रहेगा उसके जो 3 जनरेटर रहेंगे तो 3 तरह के गेज फील्ड यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, वो वाला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सो गेज फील्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो आपके पास कैसे कैसे गेज फील्ड रिवाइव होगा यहाँ पे, कैसे उसके पैरामीटराइजेशन आएगी, वो वाला पार्ट हम देख रहे हैं। तो अगर आप वेव फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे टू ए न्यू वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम और बाय रोटेशन, तो उस केस में हमारे पास क्या रहेगा, ई रेज़ बाय योटा टाउ डॉट अल्फा आपके पास क्या रहेंगे, ये वाले पैरामीटराइजेशन आपके पास स्टैंडर्ड दे रखी है। तो आपके जनरेटर रहेंगे, टाउ जनरेटर रहेगा, अल्फा आपका पैरामीटराइजेशन रहेगा। तो अल्फा डिपेंड्स ऑन दी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स, जिसकी वजह से आपके पास लोकल गेज सिमेट्री रहती है। एंड जो टाउ है यहाँ पे पॉलीमेट्रिस है, टाउ 1 से लिख लीजिए, टाउ 2 लिख लीजिए, टाउ 3 लिख लीजिए, या फिर सिग्मा के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लीजिए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड, बिकॉज दीज मैट्रिसेस आर रिलेटेड टू रोटेशन। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो O3 से सिमेट्री स्टार्ट हुई थी, SU2 तक पहुंचे, अब हम वहां पे बैठे हुए थे। सबसे पहले U1 सिमेट्री की हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास जो लैग्रेंजियन डेंसिटी उसको इन्वेरिएंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैग्रेंजियन डेंसिटी तभी इन्वेरिएंट होगी अगर वेव फंक्शन एंड उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इट इज ट्रांसफॉर्मिंग इन द सेम मैनर। ठीक है, तो अगर आपका वेव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सेम मैनर में ट्रांसफॉर्म होगा तो देन इन दैट केस आपकी जो गेज है वो इनवेरिएंट रहेगी। तो आपका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जैसे ट्रांसफॉर्म होगा तो दैट विल बी गिवन बाय कर्ल म्यू साई प्राइम, एंड जो साई प्राइम है उसको उसकी वैल्यूज वगैरह आप यहाँ से फीड कर सकते हैं बेटा। तो जैसे ही आप वैल्यूज वगैरह फीड करेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव आप इंक्लूड करके चलेंगे। तो आपके पास दो तरह की टर्म्स आ जाएंगी, इसको कॉरेस्पॉन्डिंग इसको कर्ल म्यू ऑफ a इनटू b का फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा के चल सकते हैं बेटा। तो एक्सपोनेंशियल वेक्टर है इसलिए ये ऑटोमेटिकली कॉमन आ जाता है। तो आपके 2 तरह के पैरामीटर है जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड टर्म है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज वगैरह आ जाएगी। तो इसके देयरफॉर हमारे पास क्या है कि आपके पास जो कर्ल म्यू साई निकल के आया है, कर्ल म्यू साई जो है, कर्ल म्यू साई प्राइम जो है that is not transforming as that of your wave function, because आपके पास जो wave function है that is साई प्राइम जो है, साई प्राइम इज इक्वल टू ई रेज़ पर योटा टाउ डॉट अल्फा इनटू साई के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड जो साई प्राइम कर्ल म्यू साई प्राइम है इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इन द सेम मैनर। तो यहाँ पे आपके पास एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साथ के साथ। तो इट इज गिवन बाय e raised per iota tau dot alpha into iota tau dot curl mu of alpha, because ये वाला पार्ट नॉन जीरो रहेगा, पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये वाली जो के पार्ट है, बिकॉज ऑफ दिस टर्म आपका जो डेरिवेटिव है दिस इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। जो फर्स्ट कंपोनेंट है बोथ आर सेम, लेकिन जो सेकंड है यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है। तो इसी वजह से ये वेव फंक्शन है और जो आपका डेरिवेटिव है दे आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग इन द सेम मैनर। इसी वजह से हम इसको बोलेंगे कि लोकल गेज इनवेरिएंट नहीं रहेगी, मतलब लैग्रेंजियन डेंसिटी इनवेरिएंट नहीं है। सो देयर इज नो लोकल गेज इनवेरिएंस ऑफ लैग्रेंजियन डेंसिटी इज वायलेटेड। लेकिन लैग्रेंजियन डेंसिटी हमारी इनवेरिएंट रहनी चाहिए अगर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। सो नाउ वी इंट्रोड्यूस द गेज फील्ड। तो इसको इनवेरिएंट बनाने के लिए हम गेज फील्ड की इंट्रोडक्शन करते हैं, जिसको जी ऑफ म्यू लिख के चलते हैं। पहले हम क्या लिखते थे, अगर U1 सिमेट्री है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो गेज फील्ड लिखी थी दैट वाज ए म्यू। अब हम इसका नामकरण थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, जी ऑफ म्यू लेके चलेंगे। यहाँ पे वहां पे कितने थे, वहां पे आपका नंबर ऑफ जनरेटर एक था तो एक ही गेज फील्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर्स आपके 3 रहेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 3 तरह के जनरेटर आएंगे, mu1 mu2 mu3 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो नाउ वी इंट्रोड्यूस गेज फील्ड सिमिलर टू U1 केस वेयर वी इंट्रोड्यूस ए म्यू गेज फील्ड वेक्टर। ठीक है, तो ए म्यू जो था वो गेज फील्ड था कॉरेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब SU2 में देखते हैं कि SU2 में क्या निकल के बाहर आएगा।
So since the SU2 group is isospin group, the gauge field should be vector in isospin space. तो SU2 जो है isospin को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो isospin स्पेस में हमारे पास गेज फील्ड होनी चाहिए। जो U1 सिमेट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ही जनरेटर था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन तरह के जनरेटर रहते हैं, तो tau1, tau2 एंड tau3। So hence SU2 require three gauge field G1 mu, G2 mu and G3 mu which rotate into each other under SU2 isospin rotation। So आपके पास यहाँ पे ये वाली चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो म्यू यहाँ पे क्या है, रेफर टू स्पेस टाइम, तो यहाँ पे रेफर टू स्पेस टाइम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। So we use the notation, तो हम यहाँ पे नोटेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो वी यूज दी नोटेशन जी म्यू जो है हमारे पास G1 म्यू, G2 म्यू एंड G3 म्यू हमारे पास दे रखा है। ठीक है जी। सो जी म्यू यहाँ पे क्या रहेगा, आइसोस्पिन स्पेस में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास आइसोवेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा, तो दैट इज अ वेक्टर इन द आइसोस्पिन स्पेस एंड एट द सेम टाइम इन ए फोर वेक्टर एक्सटर्नल स्पेस। तो यहाँ पे स्पेस टाइम की बात हो रही है बेटा। सो हमारे यहाँ पे पता है कि हम जैसे ये लैग्रांजियन डेंसिटी वेरिएंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने डेरिवेटिव को ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू ए कोवेरिएंट डेरिवेटिव। कोवेरिएंट डेरिवेटिव की फॉर्म आपको जैसे पहले बता रखी है, सेम टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास जनरेटर वहां पे एक था, यहाँ पे तीन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसके पैरामीटराइजेशन लिखेंगे। वहां पे जो कपलिंग है वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा था, यहाँ पे हम जी के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। तो जी म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कपलर है दैट इज गिवन बाय जी, एंड ए म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कपलर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, वहां पे चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको कपल किया गया था। जनरेटर जहाँ पे टाउ ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग रहेगा, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव शुड ट्रांसफॉर्म इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ वेव फंक्शन। तो जैसा वेव फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है सिमिलर हमारा डेरिवेटिव होना चाहिए। तो डेरिवेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो हमारा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव शुड बी गिवन बाय, जो चेंज इन द डेरिवेटिव है दैट विल टर्न आउट टू बी कॉल म्यू प्लस आयोटा जी टाउ बाय 2 इनटू जी म्यू प्राइम। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस केस में हम इसको वैल्यूज वगैरह फिल आउट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन में सारे इस वैल्यू को फाइंड आउट फिल आउट कर दिया जाए तो हम पता कर सकते हैं कि हमारी जी म्यू प्राइम की जो जी ऑफ म्यू है, हमारा जो फील्ड गेज फील्ड है वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है उसमें डिफरेंट क्या है, दिस इज द जी म्यू, तो जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। तो इसकी ये कैसे ट्रांसफॉर्मर है, हाउ इज जी म्यू प्राइम रिलेटेड टू जी म्यू, तो ये वाली चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज वगैरह फिल आउट करेंगे। तो साई प्राइम हमें पता है बेटा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साई भी पता दे रखा है, तो साई को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं ओनली। ये जो 1 डिवाइडेड बाय आयोटा क्या होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। तो इक्वेशन की वैल्यू, इक्वेशन में वैल्यू वगैरह फिल आउट कर देंगे। जहाँ पे साई प्राइम है उसको ऐसा रख लेंगे, जहाँ पे साई लिखा हुआ है उसकी वैल्यू वगैरह डाल देंगे। तो अल्टीमेटली आप इसको सॉर्ट आउट करके जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज वगैरह फिल आउट कीजिए। ये वाली जो क्वेश्चन है ऊपर हमने लिखी हुई थी सेम क्वेश्चन, जो वाली ये वाली जो है इसमें हम इसकी वैल्यू वगैरह डालेंगे। डी म्यू प्राइम की वैल्यू डाली, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साई की वैल्यू वगैरह यूज की है, साई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डी म्यू प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। डी म्यू की वैल्यू भी पुट की जाएगी, सारे के सारे फैक्टर आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करके अल्टीमेटली आपके पास एक क्वेश्चन बचेगी दैट विल गिव राइज टू दिस वैल्यू। तो ये वाला पार्ट आपके पास बच जाएगा। सो दिस विल दी गेज फील्ड, तो जो गेज फील्ड है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है ऐसी आनी चाहिए। तो ये वाला फैक्टर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कल मैंने जो बताया था कि उसको निकाला जा सकता है, आज मैंने बता दिया कि इसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो जी म्यू प्राइम जो है इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, जो गेज फील्ड है, दिस इज द गेज फील्ड। जो गेज फील्ड अगर ट्रांसफॉर्मेशन पता चल जाती है तो आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। अगर कोवेरिएंट डेरिवेटिव आपको पता लग गया तो लैग्रांजियन डेंसिटी इनवेरिएंट रहेगी कि नहीं रहेगी वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द गेज फील्ड। ठीक है, सो गेज फील्ड जो है जी म्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस जी 2 बाई जी कॉल म्यू ऑफ अल्फा प्लस जी ऑफ म्यू माइनस 2 ऑफ जी अल्फा क्रॉस जी ऑफ म्यू। तो ये वाला पार्ट आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। तो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड विद U1 गेज। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास U1 गेज है। तो ये हमने ऊपर लिखी हुई है दैट इज SU2, ये जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज U1 गेज। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए। दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये जी म्यू को आप कंपेयर कर सकते हैं ए म्यू के साथ, और जो आपके पास
-1/e है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1/e ऑफ कर्ल म्यू अल्फा ऑलमोस्ट सिमिलर सा पैटर्न आ जाता है। जी को आप e के साथ कंपेयर कर सकते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 का फैक्टर आ जाएगा एक्स्ट्रा यहाँ पे। लेकिन ये थर्ड टर्म जो है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, ये तो ये रोटेट कर रहा है, तो कर्ल जो है रोटेशन का पार्ट आ जाता है, तो रोटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वही का ट्रेडिशनल टर्म अल्फा क्रॉस जी म्यू इन द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर द गेज फील्ड, तो यहाँ पे इट सिग्निफाइज द रोटेशन ऑफ द गेज फील्ड, तो यहाँ पे रोटेशन की बात हो जाती है। और जो आपके पास दूसरा फैक्टर है कर्ल म्यू अल्फा वाला, दैट डिनोट्स द शिफ्टिंग ऑफ द जी म्यू, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो SU2 की जो गेज है, गेज फील्ड है जी ऑफ म्यू मस्ट ट्रांसफॉर्म एज इक्वेशन 2 सो दैट जो वेव फंक्शन एंड इट्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव ट्रांसफॉर्म आइडेंटिकली, तो इसकी वजह से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा एंड ऑफ द डे, तो हम उसको लैग्रांजियन डेंसिटी में डाल के उसको फाइनल लैग्रांजियन उसका बता देंगे कि SU2 का लैग्रांजियन क्या रहेगा। तो जब आप टोटल लैग्रांजियन लिखेंगे स्टैंडर्ड मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग, उसमें लैग्रांजियन कॉरेस्पॉन्डिंग टू U1 भी लिखा जाएगा, उसमें लैग्रांजियन कॉरेस्पॉन्डिंग टू SU2 सिमेट्री भी लिखा जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन कॉरेस्पॉन्डिंग टू SU3 सिमेट्री भी आपको लिखा जाएगा। तो ये सारे के सारे लैग्रांजियन आपको बनाने पड़ेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको लिखना पड़ेगा। तो आज का हमारा जो मेन फंडा है, पहले हमने U1 किया, उसके बाद SU2, उसके बाद SU3 करेंगे। तो U1 जो सिमेट्री है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की है, SU2 हमें पता देखेंगे हम, SU2 into U1 जो है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है, वीक थ्योरी जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है। तो SU3 जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की थ्योरी है। तो लैग्रांजियन डेंसिटी होते क्या होता है बेटा? लैग्रांजियन डेंसिटी आपको पता है कैसे लिखी जाती है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है, आयोटा इनटू साई बार गामा म्यू कर्ल म्यू ऑफ साई के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिखते हैं। अगर हमने यहाँ पे ओनली क्या चेंज किया, डेरिवेटिव है, जो मास टर्म है वो साई बार साई के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाती है, जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव रहेगा वो भी हमने लिख दिया है। उसके पैरामीटराइजेशन हमें पता है कि गेज फील्ड कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, उसकी वैल्यू वगैरह डाल के हम इसको लिख सकते हैं। नाउ सिंस d mu of mu contain the gauge field, Lagrangian density should also contain the kinetic and mass term of the g of mu। तो अगर हमने गेज फील्ड निकालनी है, 3 तरह के गेज फील्ड है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग किनेटिक एनर्जी टर्म्स एज वेल एज उनकी मास टर्म भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। अगर लैग्रांजियन मास टर्म की कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इनवेरिएंट रहेगा तो उसको डाला जाएगा, अगर नहीं इनवेरिएंट रहेगा तो उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। किनेटिक एनर्जी टर्म आपको पता है बेटा, एफ म्यू न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी टेंसर है उसको हम यहाँ पे फील्ड टेंसर है उसको हम यहाँ पे इंक्लूड करने की बात करते हैं। तो इसके 3 तरह के गेज फील्ड है, तो 3 तरह के किनेटिक एनर्जी टर्म्स है हमारे पास, जी म्यू न्यू G1 ऑफ म्यू न्यू, G1 ऑफ म्यू न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये किनेटिक एनर्जी टर्म, इसको हम समराइज करके टोटल इसको जनरलाइज करके -1/4 जी ऑफ म्यू न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एंड जी ऑफ म्यू न्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो इसकी किनेटिक एनर्जी टर्म्स हो जाती हैं। तो जी म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फील्ड टेंसर है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो फील्ड टेंसर है, जो किनेटिक एनर्जी टेंसर है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका लैग्रांजियन इनवेरिएंट रहेगा। सो यू कैन प्रूव दैट जी म्यू प्राइम इज इक्वल टू जी म्यू। ठीक है जी, तो ये चीज आप प्रूव करके देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज वगैरह स्टडी करके देख लेना बेटा। ठीक है, इसको मेरे क्या करना है इसकी, बिकॉज आपके जो किनेटिक एनर्जी है, बिकॉज आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशन वाला पार्ट आप यहाँ कोई डायरेक्टली इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, उसको आपको इंक्लूड करके बताना पड़ेगा कौन सा पार्ट इनवेरिएंट रहेगा। इसको आप देख के चल सकते हैं। तो आपका जो पार्ट है इसको देखेंगे, ये आपको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में समझ लगेगा। तो यूजिंग दिस पार्ट आप थोड़ा सा नीचे आएगा, ओके, सो यू कैन यूज दिस थिंग। तो पहले एक बार बताता हूँ, हाँ ये वाला जो पार्ट मेन है, तो आपका जो गेज फील्ड है, गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फील्ड टेंसर आएगा, फील्ड टेंसर जो है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है, दैट इज नॉट लाइक दिस, जो वो वाला पार्ट नहीं जस्टिफाई कर सकते, ऐसा पार्ट नहीं आएगा, तो इट इज नॉट लाइक दैट जो आपके गेज फील्ड था। लेकिन यहाँ पे बिकॉज रोटेशन आ रही है, तो रोटेशन की वजह से आपको डायरेक्टली आपकी डिपेंडेंस 1-to-1 मार्किंग नहीं रहेगी, रादर देन आपका रोटेशन का फैक्टर एक्स्ट्रा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। उसको टेक केयर कैसे किया जाता है वो भी आप वहां पे जस्टिफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना। इट्स जस्ट दैट इफ वी डिफाइन, तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, तो जो गेज फील्ड है, गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फील्ड टेंसर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड टेंसर को आपको ऐसे डिफाइन करेगा, सो वी वुड गेट दिस फैक्टर। So this is the transformation law for the SU2 gauge field for this case. Therefore, equation suggests that G of mu nu also undergoes isorotation. तो आपका जो गेज फील्ड है, गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फील्ड टेंसर है, फील्ड टेंसर को भी आपको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, so therefore field tensor for the SU2 group is given by this value। तो ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज है। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज के कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा एक बार आप उसको सॉल्व करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। सेम फंडा लगेगा जो हमने
गेज फील्ड सॉल्व किया था फॉर द केस ऑफ ह्यूमन सिमेट्री, एंड किनेटिक एनर्जी टर्म जो है उसको आपको ऐसे ही यूज करना पड़ेगा। सो द फील्ड टेंसर इन द फॉर्म इज कॉल्ड यंग-मिल फील्ड टेंसर। तो इसको हम यंग-मिल फील्ड टेंसर का नाम भी देते हैं, बिकॉज इसको डायरेक्टली आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। पहले आपको गेज फील्ड कैसे लिखते थे, गेज फील्ड आपको सिंपल टर्म्स में ऐसे लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे आइसोस्पिन आ जाता है, तो आइसोस्पिन की वजह से ये वाला फैक्टर आपका एक्स्ट्रा आता है, जिसकी वजह से आइसोरोटेशन आ गई। आइसोरोटेशन वाले पार्ट को हम बोलते हैं यंग-मिल फील्ड टेंसर। it denotes the self interaction of gauge field, इसको हम सेल्फ इंटरेक्शन टर्म भी बोला जाता है। दी मास टर्म, इसके बाद बात आ जाती है गेज फील्ड आपका ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किनेटिक एनर्जी टर्म बन गई, आप मास टर्म की बात कर सकते हैं। मास टर्म क्या आएगी, जैसे ही आपका फील्ड गेज फील्ड है तो गेज फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप ये वाले फैक्टर लिखेंगे जी ऑफ म्यू इनटू जी ऑफ म्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास जो मास टर्म है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मास टर्म डिनोट करने का सिंपल तरीका ये वाला है। तो mass term corresponding to the gauge field can be written as 1/2 m square g mu के corresponding आपके पास आ जाएगा। So which would again be not invariant under the transformation, and ये भी अलग आप ये वाला पार्ट भी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनवेरिएंट नहीं रहेगा। तो बिकॉज जी म्यू प्राइम जगह जब आप लिखने की कोशिश करेंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, बिकॉज आपके पास आइसोस्पिन वाला पार्ट आ जाता है, तो इसको आपके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको इनवेरिएंट नहीं रहेगा। तो 1/2 mg स्क्वायर इंटू जी प्राइम इंटू जी प्राइम, जब का जो ट्रांसफॉर्म्ड पार्ट है तो इट इज नॉट इक्वल टू डायरेक्ट पार्ट। जो डायरेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग वैलिड नहीं रहेगा, दोनों बराबर नहीं रहेंगे। implying similar to U1's case that the mass of the SU2 gauge field is equal to 0। तो ये वाला पार्ट आप खुद होमवर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे, और जो गेज फील्ड वाला पार्ट है गेज फील्ड टेंसर के कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करके देखेंगे इसको, बिकॉज मैथमेटिक्स से ज्यादा कोई है नहीं इसमें। So in fact, above description suggests that the requirement of local gauge invariance demands a massless gauge field। तो यहाँ पे अगर मैं देख के चलते हैं कि U1 में भी आपका पार्टिकल मासलेस दिखता है और SU2 में भी आपका पार्टिकल जो है मासलेस दिखता है। तो इसकी जनरलाइजेशन करें कि हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल गेज इनवेरियंस, अगर हम लोकल गेज को इनवेरिएंट बनाते हैं तो इट डिमांड्स द मासलेस गेज फील्ड, मतलब फील्ड का मास 0 होना चाहिए, उसका पार्टिकल का मास 0 होना चाहिए। जो गेज फील्ड है उसका जो पार्टिकल होगा उसका मास 0 रहेगा, जस्ट लाइक फोटोन। फोटोन का मास कितना हो गया बेटा, 0 रहता है। To complete the complete logic locally gauged invariant Lagrangian जो रहेगा for the case of SU2 isospin group हमारे पास ऐसा दे रखा होगा। तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास सिंपल जो आपके पास Lagrangian डेंसिटी रहती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो किनेटिक एनर्जी टर्म आएगी, किनेटिक एनर्जी टर्म आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, एंड जो किनेटिक एनर्जी टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड टेंसर है वो भी आपको लिख के बताना पड़ेगा। ग्लोबली गेज इनवेरिएंट SU2 Lagrangian डेंसिटी, तो ये ग्लोबली गेज इनवेरिएंट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास एक्स्ट्रा फैक्टर आते हैं वो सारे के सारे आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे। अगर ग्लोबली गेज क्या रहेगा, इसमें नॉर्मल डेरिवेटिव आता है। लोकल क्या रहेगा, जिसमें आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव इंक्लूड हो गया था, ये एक्स्ट्रा टर्म आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसी बातें आप ये फॉर U1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें वहां पे भी आपके पास ये वाली फील्ड देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देख लीजिए बेटा, यहाँ पे आपको दोनों चीजें साइमल्टेनियसली देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये वाला पार्ट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है, ये वाला पार्ट जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है, एंड ये वाला पार्ट जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाता है। तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर से कपलिंग कांस्टेंट जी और ई को कंपेयर किए जा सकते हैं, साई बार सेम है, गामा म्यू सेम है। जनरेटर यहाँ पे 3 है, वहां पे 1 था, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। गेज फील्ड जहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, तो दोनों का थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो U1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैग्रांजियन इनवेरिएंस है लीड्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो लोकल गेज इनवेरिएंस ऑफ द U1 सिमेट्री है उसको वहां से हमें निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो SU2 लोकल गेज इनवेरिएंस है वहां से हमें हमारे पास निकल के आते हैं यंग-मिल फील्ड, इसको यंग-मिल फील्ड बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे आइसोस्पिन आ जाती है। So local gauge invariance is called Yang-Mills Lagrangian density। इसको Yang-Mills field या Lagrangian density के corresponding डिस्कस किया जाता है। तो it may be noted that U1 locally gauge invariant density is हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर 1 है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ जनरेटर 3 हो गया है और वर्जन ऑफ द Yang-Mills Lagrangian density रह जाता है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर 1 हो जाए तो Yang-Mills फील्ड Lagrangian density जो है वो उसको कॉरेस्पॉन्ड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। तो बाकी वाला पार्ट बेटा हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। इसको एक बार देख लेना, जो मैंने आज नहीं वो मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं की है उसको एक बार सॉल्व करके देख लेना कि अगर आपका जो फील्ड टेंसर है, फील्ड टेंसर के कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएशन कैसे आएगी। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू देन what should be the extra contribution which is required so as to take care of this thing। तो हम इक्वल टू साइन डालने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है, वो वाला पार्ट आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं। नोट्स में आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको एक बार देख लेना। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।